की। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट श्री श्रमिक जी भट्टाचार्य, वेरी डायनेमिक प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, श्री हरिदमन डे, अमदंगा असेंबली कैंडिडेट और बीजपुर असेंबली कैंडिडेट श्री सुदीप्ता दास और नाहती असेंबली कैंडिडेट श्री सुमित्रा चटर्जी, श्री पवन कुमार सिंह, भाटपुरा असेंबली कैंडिडेट डॉक्टर राजेश कुमार, जगदल असेंबली कैंडिडेट और श्री अर्जुन सिंह, नौपारा असेंबली कैंडिडेट, कौस्तभ बागची, बराकपुर असेंबली कैंडिडेट, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो आपके अंदर मैं जुनून देख रहा हूं, आपके अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अब इस वेस्ट बंगाल की जनता ने मत बना लिया है कि टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले सोमवार आगे आमी बांग्लार माही के एवं बांग्लार मानुष के अमर प्रणाम जानाई। और बहनों भाइयों, मैं कह सका हूं, आपका यह उत्साह देखकर बहुत हुआ जोड़ा घास फूल, बंगाल मांगे कमल का फूल। बैरकपुर की वह भूमि है जहां 1857 में आजादी की पहली चिनगारी मेरे बहनों भाइयों भड़की थी, जहां महाभारत के वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहीं से बिगुल भगाया था। यह धरती साहस की धरती है, यह धरती स्वाभिमान की धरती है, और यह बंगाल की धरती बलिदान की धरती है। आज हम सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अब यह पक्का हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के अन्याय का अंत होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरे बहनों भाइयों, हम यह सशक्त बंगाल बनाएंगे, हम विकसित बंगाल बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और आज इस बंगाल की धरती पर जब भी मैं आता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई की बात है कि मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। बंगाल की धरती से निकले वंदे मातरम ने मेरे बहनों भाइयों ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने की प्रेरणा केवल बंगाल के लोगों को ही नहीं दी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को यह प्रेरणा दी थी। देश के लिए अपना जीवन देने का लोगों के अंदर यह साहस दिया था। जहां तक बंकिम बाबू का प्रश्न है, आप कभी बंकिम बाबू के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। बंकिम बाबू के गीत ने अंग्रेजों द्वारा दी गई पीड़ा, अंग्रेजों द्वारा किया गया अपमान और अन्याय, इन सबके खिलाफ बंगाल वासियों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को लड़ने का एक जुनून दिया था, लड़ने का एक साहस दिया था, संघर्ष करने की ऊर्जा दी थी। वंदे मातरम वह गीत था जिसने पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा की थी। युवा क्रांतिकारियों के हृदय में आग भर देने का काम यदि किसी एक गीत ने किया था तो बंकिम बाबू के वंदे मातरम ने किया था। मेरे बहनों भाई, जिसने भारत माता को जीवंत, पवित्र और एक देवी स्वरूप में हमारे सामने खड़ा किया था। जब एक सभ्यता अपनी शक्ति को मेरे बहनों भाइयों भूलने लगती है तो उसे उसकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है, उसे उसकी क्षमता की याद दिलानी पड़ती है और उसे उसके सामर्थ्य का भी स्मरण कराना पड़ता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोग भारत की महानता को भूलते जा रहे थे। बंकिम बाबू के वंदे मातरम के उद्घोष से पूरे राष्ट्र में बंकिम बाबू ने यह लोगों को स्मरण कराया कि भारत वास्तव में कितना महान था, भारत कितना महान है और भारत कितना महान हो सकता है। यह याद दिलाने का काम यदि किसी ने दिया
तो बंकिम बाबू ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, जब भी समाज में बिखराव होता है तो जोड़ने के लिए एक शेयर्ड इमोशन यानी एक साझी भावना की आवश्यकता होती है, और बंकिम बाबू ने भारतवासियों को वही एक शेयर्ड इमोशन यानी एक साझी भावना लोगों के अंदर पैदा करने का काम किया। बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत से, मेरे बहनों भाइयों, भारत के भूगोल को उठाकर उन्होंने भाव बना दिया था। जब देश अंधकार में डूबा हो तब कुछ लोग दीप जलाते हैं, लेकिन बंकिम बाबू ने दीप नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की मशाल जगाने का काम किया था बंकिम बाबू ने। मेरे दोस्तों, बंकिम बाबू ने वंदे मातरम के रूप में केवल हमें कुछ शब्द ही नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने एक खोई हुई सभ्यता को उसकी पहचान दिलाने का काम किया था। बंकिम बाबू ने भारत के लोगों को याद दिलाया था कि हम सभी भारत माता की संतानें हैं। बंकिम बाबू ने भारत को स्वराज और स्वधर्म का मूल्य दिया था, लोगों को समझाया था स्वराज और स्वधर्म की कीमत क्या होती है। बंकिम बाबू ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, बंकिम बाबू ने जो कुछ भी लिखा वह केवल एक शब्द नहीं लिखे, उन्होंने एक ऐसी चेतना जगाई जिसने भारतवासियों को एक साहस दिया था। मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, यह भारतवासियों को प्रेरणा वंदे मातरम से मिली थी। फांसी पर लटकते समय याद दिलाना चाहता हूं बंगाल वासियों को, मेरे बहनों भाइयों, फांसी पर लटकते समय क्रांतिकारी सूर्य सेन के होठों पर यदि कोई गीत रहा तो बंकिम बाबू ने जिस गीत वंदे मातरम को बनाया था, बहनों भाइयों, वही वंदे मातरम ही था। उस समय सूर्य सेन क्रांतिकारी की जुबान, खुदीराम बोस की जुबान पर भी यदि कोई गीत था तो मेरे बहनों भाइयों, यही वंदे मातरम का गीत था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तथाकथित सेकुलर लोगों ने इस वंदे मातरम को खंडित कर दिया। वंदे मातरम यदि गाया जाता था तो वंदे मातरम केवल आधा अधूरा गाया जाता था। लंबे समय तक बंकिम बाबू और वंदे मातरम के साथ इस हिंदुस्तान में अन्याय किया गया है। बहनों भाइयों, बराबर तृणमूल कांग्रेस ने और यहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बराबर हमेशा बंकिम बाबू की लिगेसी की अनदेखी की है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत इसे चैलेंज नहीं कर सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार बंकिम बाबू की लिगेसी को और वंदे मातरम को इस हिंदुस्तान में उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। पहले वंदे मातरम आधा अधूरा गाया जाता था, लेकिन अब वंदे मातरम भी गाया जाता है पूरा का पूरा वंदे मातरम गाने के बाद ही तब फिर जनगण मन यह राष्ट्र गीत गाया जाता है। बहनों भाई, यह भारत के प्रति जो एक स्वाभिमान की भावना है, स्वाभाविक रूप से उसकी एक झलक मिलती है। और इतना ही नहीं, हमारा संकल्प है, बना दीजिए यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी का, बंकिम बाबू का जो घर है मेरे बहनों भाइयों, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पर्यटन स्थल के रूप में बनाएगी, जिस पर्यटन स्थल को देखने के लिए केवल भारत के कोने कोने से लोग नहीं आएंगे, बल्कि सारी दुनिया से लोग वो बंकिम बाबू का जो घर पर्यटन स्थल बनेगा उसको देखने आएंगे। मेरे बहनों भाइयों, बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज को अपना एमएलए बनाने का अवसर मिला है। बंकिम बाबू के वंशज को अपना एमएलए बनाने का अवसर मिला है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस पश्चिमी बंगाल की धरती पर पश्चिमी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए बंकिम बाबू ने भारत को एक नई चेतना दी है, भारत को एक नई जागृति देने का काम किया है। बहनों भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि उनका वंशज
उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, महान भक्त गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने यह कहा था, भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह ऊर्जा है कि भारत जो कल सोचने वाला होता है, बंगाल पहले ही सोच लेता है। बंगाल की यह सबसे बड़ी अहमियत की जानकारी लोगों को उन्होंने दी थी। यहां के लोग चाहे कला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान में किसी राज्य के लोग यदि आगे रहे हैं, इस पश्चिमी बंगाल के लोग रहे हैं बहनों भाई। इसी बंगाल ने सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बसु, अमल कुमार राय जैसे महान वैज्ञानिक पैदा किए हैं इसी बंगाल की धरती ने। और इतना ही नहीं, सारे देश में उद्योग, इन्वेस्टमेंट, पूरा देश आगे जा रहा है। लेकिन यदि कोई एक राज्य इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, निवेश के मामले में आगे नहीं जा पा रहा है, तो केवल और केवल पश्चिमी बंगाल है मेरे बहन भाइयों। क्योंकि यहां पर टीएमसी की सरकार है, यहां की मुख्यमंत्री यहां पर इन्वेस्टमेंट होने नहीं देती है। सारा देश इंडस्ट्रीज के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां जो इंडस्ट्रीज थी, वह इंडस्ट्रीज भी बाहर जा रही हैं। और यहां जिन लोगों ने कभी सोचा था कि हम बंगाल की धरती पर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वह भी अब बंगाल की धरती पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। ममता दी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है, तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिमी बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए, बांग्ला निजेर में कोई चाहिए। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों को बराबर छला है, धोखा दिया है मेरे बहनों भाइयों। यहां हत्या, लूट, अपहरण की सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता दी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, राम, श्याम और वाम के कारण होती है। मैं मानता हूं वाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। क्या कर दिया है आपने? आपने इस समाज को जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो जात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। क्या कर दिया है इन्होंने ममता ने? ममता जी, ऐसा आपने क्यों किया? पश्चिमी बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। मदरसों को आपने बजट में मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए 5,700 करोड़ आपने एलोकेट किए थे। लेकिन यहां के इंडस्ट्री, यहां के उद्योगों के लिए केवल 1,400 करोड़ एलोकेट किए। और आईटी सेक्टर, जबकि यहां का नौजवान इतना टैलेंटेड नौजवान है, आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल का नौजवान केवल वेस्ट बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही काम नहीं करता है, केवल भारत में ही नहीं काम करता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर
कोई देख सकता है आईटी सेक्टर में भारत का नाम रोशन करने वाले कोई हैं, किसी बंगाल की धरती की बंगाली मां की कोख से पैदा हुए नौजवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ममता जी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, राजनीति की जानी चाहिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो संतुष्टीकरण की होनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक, ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक जिनका नाम था काजी मासूम अख्तर पर इसलिए केवल आक्रमण कर दिया गया, वे बच्चों में देश की भक्ति की भावना पैदा करना चाहते थे। उनके रहते टीएमसी के लोगों पर, टीएमसी के लोगों के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया। और इसलिए क्योंकि बराबर काजी मासूम अख्तर साहब बच्चों से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के लिए कहते थे, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको सजा दी गई। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस पर कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है, जानते हैं हमारी सरकार ने काजी मासूम अख्तर को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लोगों में अंतर। जहां तक हमारी सरकार का, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार का प्रश्न है, हमने बंगाल में इंडस्ट्री, इनकम, हम यहां इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, लोगों की इनकम को भी बढ़ाना चाहते हैं और यहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ज्यादा से ज्यादा केवल बंगाल के रहने वाले लोगों के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट न हो, केवल भारत के रहने वाले लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट न हो, बल्कि सारे दुनिया के कोने कोने से आकर लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे इस पश्चिमी बंगाल की धरती पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। मेरे बहनों भाइयों, लूट, अपहरण, हत्या, ये लगातार घटनाएं वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। ममता जी, आप इस वेस्ट बंगाल को कहां ले जाना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? बहनों भाइयों, यदि गंभीरतापूर्वक कोई विचार करता है, संवेदनशील व्यक्ति यदि होगा तो उसका हृदय रो पड़ेगा। जब टीएमसी के, आपको मालूम होगा, टीएमसी के एक नेता ने एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर भी जलाई थी। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, जिस टीएमसी के व्यक्ति ने तस्वीर जलाई थी, उसको सजा देने के लिए आपने क्या किया? गुरुदेव के शांति निकेतन को, यूनेस्को को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके साथ आपने ऐसा किया है। और टीएमसी के लोगों ने, मेरे बहनों भाइयों, विश्व भारती की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस हद तक यदि कोई जा सकता है तो टीएमसी के लोग ही जा सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से दुर्गा पूजा को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास को, आपकी दुर्गा पूजा को, मेरे बहनों भाइयों, यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कराया गया है। इस काम को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। 2017 में टीएमसी सरकार ने दुर्गा मां की प्रतिमाओं पर विसर्जन पर भी रोक लगा दी। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कोई भी भारत की सरकार होगी ऐसा नहीं कर सकती। यहां के नौजवान, मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं पश्चिम बंगाल में, बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। और यहां की आर्थिक हालत, यहां की इकोनॉमिक कंडीशन ममता सरकार ने इतनी खराब कर रखी है बहनों भाइयों, कि देश की अर्थव्यवस्था में जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा 10% हुआ करता था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बंगाल की अर्थव्यवस्था का हिस्सा 10% होता था। आज वह घटकर, मेरे बहनों भाइयों, केवल 6% रह गया है। बंगाल के नौजवान रोजगार के लिए हिंदुस्तान के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में मजदूरों को संगठित होने का अधिकार नहीं है। मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को भी टीएमसी की सरकार ने छीना है, ताकि वे अपने हक और अपने अधिकार की आवाज को वह बुलंद न कर सकें। इसीलिए उसे रोका है। मेरे बहनों भाइयों, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार,
शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार, और आपको मालूम होगा कोर्ट को एक बार कहना पड़ा हेरा फेरी और धोखाधड़ी इस मामले में, शिक्षकों की भर्ती के मामले में। उसके बाद भी इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमसे कोई पूछे टीएमसी का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा टीएमसी का मतलब होता है टोटल मिस रूल एंड करप्शन। इसी को ही हम टीएमसी कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं यही कहूंगा जोरा घास फूस होबे छार खार, दुर्नीति थाकबे ना आर, फुटबे ए बार पोदो फूल, एक नौतून बंगला गोरवे कूल। मेरे बहनों भाइयों, एक बार क्या इसी बार मैंने देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी बंदी बना लिया। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी बंदी बना लिया। ऐसी सरकार आपको भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, यह एक सोचा समझा और सुनियोजित तरीके से उठाया गया कि यह कदम था। यह उन्होंने कहा। क्या क्या नहीं किया है टीएमसी की सरकार। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है मेरे बहनों भाई, उनको भी नहीं छोड़ा। उनके साथ भी जिस तरीके का सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए वह नहीं किया गया। और एक बार तो तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री ने कुछ साल पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में बहुत ही ऐसी घटिया और घिनौनी बात कही थी बहनों भाइयों कि मैं अपने उसे जुबान से कभी दोहरा नहीं सकता। इसलिए कहता हूं टीएमसी की सोच है वह आदिवासियों का अपमान और बराबर घुसपैठियों को यह बनाती है महान। आदिवासियों का अपमान और घुसपैठियों को बताए महान। ऐसी है टीएमसी यह सरकार। पिछले चुनाव में ममता दी अपनी ही सीट से हार गई थी। मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता ने यह उनको चेतावनी दे दी थी, समझ जाइए। लेकिन अब उनको समझ लेना चाहिए, पिछली बार तो आप अपनी सीट हारी थी, लेकिन इस बार टीएमसी पूरे बंगाल से साफ होने जा रही है, क्योंकि आपके चुनाव में ही बंगाल की जनता ने आपको यह संदेश दे दिया। घुसपैठियों का जहां तक सवाल नहीं, मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि ममता दी घुसपैठियों को रोकना नहीं चाहती, उनको अपना वोट बैंक समझती। और कुछ घुसपैठियों को रोकने के लिए, जो मैं गृह मंत्री था उसमें भी हमने जमीन मांगी थी, कहा तो था कि दे देंगे, नहीं दी गई। अब जाकर शायद कुछ जमीनें दी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, ताकि सीमा के ऊपर कोई फेंसिंग किया जा सके और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा में, भारत की सीमा में आने से रोका जा सके। ऐसे हालात, मैं यहां के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा, आपको भी छठा वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन मिल रहा। मैं यहां के राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं, अभी आपको 6th पे कमीशन, छठा वेतन आयोग की सिफारिश पर आपको के अनुसार आपको वेतन दिया जा रहा है, जबकि पूरे देश में 7th पे कमीशन के आधार पर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। मैं यहां के कर्मचारी भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, चुटकी बजाकर आपको 7th पे कमीशन के आधार पर आपको वेतन देंगे। एम्स भी यहां नहीं था। पहला एम्स यदि पश्चिम बंगाल को किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मेरे रहने वाले प्रधानमंत्री किसान निधि के द्वारा 6,000 रुपये हर किसान को मुहैया कराए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, विकास कार्यों के लिए मैं चर्चा करूं, जब लंबी फहरिस्त है कि कितना हमारी सरकार ने यहां काम किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से 2025 11 वर्षों के बीच 2300 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे का निर्माण आजाद भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में किसी ने किया है तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। पहली बार भारत में
अंडर वाटर मेट्रो कहीं नहीं है, अंडर वाटर मेट्रो कहीं नहीं है, जल के भीतर मेट्रो चलती है। यदि है तो हमारे प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की अपेक्षा प्राथमिकता यदि किसी राज्य को दी है, इस वेस्ट बंगाल को दिया है बहनों भाइयों। मैं कह सकता हूं केवल बीजेपी है, जिस बी का मतलब होता है भरोसा, जे का मतलब होता है जनसेवा और पी का मतलब होता है प्रोग्रेस। वेस्ट बंगाल की प्रोग्रेस यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत की इज्जत बढ़ रही है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग कहते थे भारत बोल रहा है, क्या सुना जाए, यह कमजोर देश है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बढ़ी है। इस समय पश्चिम एशिया का भी संकट चल रहा है, पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। पहला अकेला देश यह भारत है सारी दुनिया का, जहां से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जल डमरू मध्य जिसे कहते हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री की डिप्लोमेटिक स्किल, कूटनीतिक कुशलता का यह परिणाम है कि क्रूड ऑयल और एलपीजी की 7 जहाजें दुनिया में इस संकट की घड़ी में निकल पाई हैं, तो केवल और केवल भारत की निकल पाई है मेरे बहनों। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार कमर कस लीजिए। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, भारत ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से आने वाली सर्वे एजेंसियां भी अब यह मान चुकी हैं कि बंगाल की धरती से टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।